मैक्सवेल इक्वेशन थर्ड। मैक्सवेल इक्वेशन थर्ड जो है वो फैराडे के इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन के नियम पर आधारित है और इस नियम के अनुसार हम जानते हैं कि किसी सर्किट में जो इंड्यूस्ड ईएमएफ की वैल्यू है वो उस सर्किट से जो संबद्ध मैग्नेटिक फ्लक्स है उसकी जो चेंज है हो रहा है समय के अनुसार उसके परिवर्तन की जो दर है उसके बराबर होती है और उसकी जो दिशा होती है ईएमएफ की, जो इंड्यूस्ड ईएमएफ हुआ है उसकी जो डायरेक्शन है वह हमेशा ही इस प्रकार होती है कि वो जो मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज हो रहा है उसका हमेशा ही वह विरोध करती है। हम लोग यह भी जानते हैं कि किसी सर्किट में जो फ्लक्स फाई बी मैग्नेटिक फ्लक्स जो चेंज हो रहा है उसकी वजह से जो ईएमएफ इंड्यूस होता है उसके लिए जो मैथमेटिकल एक्सप्रेशन होता है वो इस प्रकार होता है कि इंड्यूस्ड ईएमएफ E इक्वल टू माइनस डेल फाई बी अपॉन डेल टी। यहाँ जो E है वो इंड्यूस्ड ईएमएफ है फाई बी जो है वो मैग्नेटिक फ्लक्स है। जब किसी सर्किट में किसी यूनिट चार्ज को ले जाने में जो कार्य किया जाता है और यह कार्य ही ईएमएफ के बराबर होता है तो इस प्रकार हम ये कह सकते हैं कि जो इंड्यूस्ड ईएमएफ की वैल्यू है E की वो जो इलेक्ट्रिक फील्ड है उसके लाइन इंटीग्रल के इक्वल होता है। तो E वेक्टर डॉट dl वेक्टर और ये क्लोज सर्किट C के लिए। इसी प्रकार जो मैग्नेटिक फ्लक्स फाई बी है उसकी जो वैल्यू होती है वो लाइन इंटीग्रल B वेक्टर डॉट dA वेक्टर। इसी प्रकार मैग्नेटिक जो फ्लक्स है फाई बी वह सरफेस इंटीग्रेशन B वेक्टर डॉट ds के इक्वल होता है। इक्वेशन 1 के अंदर यदि हम 2 और 3 से ईएमएफ और मैग्नेटिक फ्लक्स की वैल्यू पुट कर दें तो time and surface are independent variable each other। एक दूसरे पे वो डिपेंड नहीं करते हैं तो हम इन दोनों को इंटरचेंज कर सकते हैं। तो इक्वेशन 4 जो है उसको हम इस फॉर्म में भी लिख सकते हैं कि E वेक्टर डॉट dl इक्वल टू माइनस डेल B वेक्टर अपॉन डेल T डॉट dA वेक्टर। यह मैक्सवेल इक्वेशन थर्ड का इंटीग्रल फॉर्म है। यदि हम लेफ्ट हैंड साइड पर कर्ल स्टोक थ्योरम अप्लाई करते हैं
तो फिर हमारे पास में लेफ्ट हैंड साइड जो है वो बन जाएगी ई डॉट डी एल इंटीग्रेशन फॉर लाइन इक्वल टू डेल क्रॉस ई वेक्टर डॉट डी ए वेक्टर सरफेस इंटीग्रेशन। सरफेस इंटीग्रेशन के लिए डेल क्रॉस ई डॉट डी ए के इक्वल होता है। तो लेफ्ट हैंड साइड को यदि हम इसको रिप्लेस कर दें लाइन इंटीग्रेशन को सरफेस इंटीग्रेशन से, तो फिर अब हमारे पास में जो ये फॉर्म बनेगी वो इस प्रकार हो जाएगी, डेल क्रॉस ई डॉट डी ए इक्वल टू माइनस डेल बी वेक्टर बाय डेल टी डॉट डी ए वेक्टर। दोनों तरफ से यदि हम सरफेस इंटीग्रेशन को छोड़ दें तो फिर डेल क्रॉस ई इक्वल टू माइनस डेल बी वेक्टर डिवाइडेड बाय डेल टी होगी। यह मैक्सवेल की थर्ड इक्वेशन है, या हम कह सकते हैं मैक्सवेल की थर्ड इक्वेशन का जो डिफरेंशियल फॉर्म है वह है डेल क्रॉस ई वेक्टर इक्वल टू माइनस डेल बी वेक्टर बाय डेल टी है। इसे कर्ल ई वेक्टर इक्वल टू माइनस बी डॉट वेक्टर भी कहा जा सकता है। यह इक्वेशन यह एक्सप्लेन करती है कि जब मैग्नेटिक फील्ड में टाइम के साथ चेंज हो रहा हो तो उससे इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो डेवलप होता है। मैक्सवेल्स इक्वेशन फॉर, यह जो मैक्सवेल की फोर्थ इक्वेशन है यह एम्पियर के नियम पर आधारित है, और एम्पियर के नियम के अनुसार मैग्नेटिक फील्ड में किसी क्लोज पाथ के लिए जो मैग्नेटिक फील्ड है उसका लाइन इंटीग्रल हमेशा ही उस जो क्लोज पाथ से जो एरिया बनता है उसमें जो टोटल करंट फ्लो हो रही है उसके वह म्यू के मल्टीप्लिकेशन के इक्वल होती है। इस प्रकार मैथमेटिकल फॉर्म में हम लिख सकते हैं कि बी वेक्टर डॉट डी एल वेक्टर इक्वल टू म्यू इंटू आई। यहाँ म्यू जो है वो मीडियम की परमिएबिलिटी है और आई जो है वो क्लोज सर्किट में से संबंध जो सरफेस एरिया है उसमें से जो करंट पास हो रही है उसकी वैल्यू को रिप्रेजेंट करता है। ये एम्पियर सर्किटल लॉ है। यदि करंट डेंसिटी जे वेक्टर हो तो करंट आई इक्वल टू होता है इंटीग्रेशन जे डॉट डी ए वेक्टर। यहाँ जो इंटीग्रेशन है वो सरफेस के लिए है। इक्वेशन 1 में हम इक्वेशन 2 से आई की वैल्यू पुट कर दें तो बी वेक्टर डॉट डी एल वेक्टर इक्वल टू म्यू जे वेक्टर डॉट डी ए वेक्टर। लेफ्ट हैंड साइड में यदि हम कार्ल स्टोक थ्योरम अप्लाई कर दें तो यह फॉर्म इस प्रकार हो जाती है, डेल क्रॉस बी वेक्टर डी ए सरफेस इंटीग्रेशन
इक्वल टू म्यू जे वेक्टर डॉट डी ए वेक्टर। अब दोनों तरफ से यदि हम सरफेस इंटीग्रेशन छोड़ दें तो डेल क्रॉस बी इक्वल टू म्यू जे वेक्टर मिलता है। इनकंसिस्टेंसी ऑफ एम्पियर्स लॉ एंड मैक्सवेल मॉडिफिकेशन। एम्पियर के नियम में जो असंगति है और मैक्सवेल का जो संशोधन है, अब हम उसके बारे में विचार करते हैं। एम्पियर के नियम के अनुसार जो हमें फॉर्म मिलती है वो होती है डेल क्रॉस बी वेक्टर इक्वल टू म्यू जे वेक्टर। यदि हम इसके दोनों तरफ जो है वो डाइवर्जेंस ले लें, दोनों तरफ डाइवर्जेंस लेने पर डेल डॉट डेल क्रॉस बी वेक्टर इक्वल टू म्यू डेल डॉट जे मिलता है। परंतु हम लोग यह जानते हैं कि किसी वेक्टर के कर्ल का डाइवर्जेंस हमेशा ही जीरो के इक्वल होता है, इसलिए डेल डॉट डेल क्रॉस बी की वैल्यू जो है वो जीरो के इक्वल होगी, जिससे डेल डॉट जे वेक्टर इक्वल टू जीरो मिलेगा। परंतु इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी के अनुसार डेल डॉट जे वेक्टर प्लस डेल रो बाय डेल टी इक्वल टू जीरो होता है। इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी के अनुसार डेल डॉट जे वेक्टर प्लस डेल रो बाय डेल टी इक्वल टू जीरो होता है, जिसे इक्वेशन नंबर 5 द्वारा रिप्रेजेंट किया गया है। इक्वेशन 4 और 5 को यदि हम कंपेयर करें तो हमें मिलता है डेल रो बाय डेल टी इक्वल टू जीरो, जिससे यह ज्ञात होता है कि रो की वैल्यू टाइम के रिस्पेक्ट में कांस्टेंट है। तो एम्पियर का जो नियम है वह केवल स्टेडी करंट स्थिर धाराओं का चुंबकीय क्षेत्र के साथ संबंध स्थापित करता है, लेकिन वो करंट जो इलेक्ट्रिक फील्ड के टाइम के साथ चेंज होने से उत्पन्न होती हैं उनके लिए इक्वेशन 3 वैलिड नहीं है। इस प्रकार हम ये कह सकते हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड में टाइम के अनुसार चेंज होने से जो धाराएं उत्पन्न होती हैं जिन्हें हम डिस्प्लेसमेंट करंट कहते हैं, तो उन डिस्प्लेसमेंट करंट के लिए इक्वेशन 3 जो है वो वैलिड नहीं है। तो फिर एम्पियर के नियम में इस प्रकार संशोधन किया जाए जिससे वह नियम केवल स्टडी करंट के लिए ही वैलिड नहीं हो बल्कि वह डिस्प्लेसमेंट करंट के लिए भी वैलिड हो। तो फिर इस प्रकार मैक्सवेल ने इसमें कुछ करेक्शन किया और मैक्सवेल के अनुसार जो करंट डेंसिटी है उसे हम दो धाराओं के द्वारा बना हुआ माना सकते हैं। एम्पियर का नियम स्टडी करंट और परिवर्ती करंट मीन्स डिस्प्लेसमेंट करंट और स्थिर धारा दोनों के लिए ही मान्य हो, इसके लिए मैक्सवेल के अनुसार जो कुल धारा घनत्व J है उसे दो धारा घनत्वों का बना हुआ माना जा सकता है, एक स्थिर धाराओं के कारण और दूसरा विस्थापन या डिस्प्लेसमेंट करंट के कारण। यह जो JF है यह जो मीडियम के अंदर फ्री इलेक्ट्रॉन्स जो चल रहे हैं उनके कारण जो करंट उत्पन्न होती है उसके कारण करंट डेंसिटी है, और दूसरा जो भाग है JD वेक्टर वह डिस्प्लेसमेंट करंट के कारण
जो करंट डेंसिटी हमें मिलती है वह उसको रिप्रेजेंट करता है। इस प्रकार हमारे पास में जे वेक्टर इक्वल टू मिलता है जे एफ वेक्टर प्लस जे डी वेक्टर, जिससे इक्वेशन थर्ड का मॉडिफाइड जो फॉर्म होगी वो इस प्रकार होगी, डेल क्रॉस बी वेक्टर इक्वल टू म्यू जे एफ वेक्टर प्लस जे डी वेक्टर। इस इक्वेशन के दोनों तरफ डाइवर्जेंस लेने पर डेल डॉट डेल क्रॉस बी वेक्टर इक्वल टू म्यू डेल डॉट जे एफ वेक्टर प्लस जे डी वेक्टर। क्योंकि किसी भी वेक्टर के कर्ल का डाइवर्जेंस लेने पर उसकी वैल्यू 0 की इक्वल होती है, जिससे हमें जो वैल्यू मिलेगी वो इस प्रकार मिल जाएगी, जब लेफ्ट हैंड साइड 0 के इक्वल है तो ज़रूरी है कि राइट हैंड साइड भी 0 के इक्वल होगी, जिससे हमें वैल्यू मिलती है डेल डॉट जे एफ प्लस जे डी इक्वल टू 0 और डेल डॉट जे डी वेक्टर इक्वल टू माइनस डेल डॉट जे एफ वेक्टर। परंतु इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी के अनुसार डेल डॉट जे एफ प्लस डेल रो बाय डेल टी इक्वल टू 0 होता है, जिससे डेल डॉट जे एफ वेक्टर इक्वल टू माइनस डेल रो बाय डेल टी होगा। तो इक्वेशन 7 और 8 से डेल डॉट जे डी वेक्टर इक्वल टू हमें मिल जाएगा डेल रो बाय डेल टी। लेकिन हम लोग जानते हैं कि डेल डॉट टी वेक्टर इक्वल टू रो होता है। ये मैक्सवेल की फर्स्ट इक्वेशन है। तो मैक्सवेल की फर्स्ट इक्वेशन से हम यदि यहाँ वैल्यू पुट कर दें तो डेल डॉट जे डी वेक्टर इक्वल टू डेल बाय डेल टी डेल डॉट डी वेक्टर मिलेगा। दोनों तरफ से डेल डॉट छोड़ दें तो हमारे पास जे डी वेक्टर की जो वैल्यू मिलती है वो हो जाती है डेल डी वेक्टर डिवाइडेड बाय डेल टी। इस प्रकार जो करंट डेंसिटी जे वेक्टर है वो डिस्प्लेसमेंट वेक्टर डी वेक्टर के टाइम के साथ परिवर्तन से माध्यम में उत्पन्न होता है, इसलिए इसे डिस्प्लेसमेंट करंट डेंसिटी कहते हैं। इस प्रकार एम्पियर के नियम से हम लोग जानते हैं कि बी डॉट डी एल इंटीग्रेशन क्लोज सर्किट के लिए इक्वल टू होता है म्यू आई इक्वल टू म्यू जे वेक्टर डॉट डी ए वेक्टर। तो यहाँ जे वेक्टर की जगह जे एफ वेक्टर प्लस जे डी वेक्टर रख दें तो बी डॉट डी एल क्लोज सर्किट के लिए लाइन इंटीग्रल इक्वल टू म्यू इंटीग्रेशन जे एफ वेक्टर प्लस जे डी वेक्टर डॉट डी ए वेक्टर। और लेफ्ट हैंड साइड में स्टोक थ्योरम लगा दें तो डेल क्रॉस बी होगा और दोनों तरफ से सरफेस इंटीग्रेशन छोड़ दें तो डेल क्रॉस बी इक्वल टू म्यू जे एफ प्लस जे डी वेक्टर और डेल क्रॉस बी इक्वल टू म्यू जे एफ प्लस
डेल डी वेक्टर डिवाइडेड बाय डेल टी होगा, और यही मैक्सवेल की फोर्थ इक्वेशन है। इसे डेल क्रॉस बी इक्वल टू म्यू जे एफ वेक्टर प्लस डी डॉट वेक्टर के द्वारा भी रिप्रेजेंट किया जा सकता है।